हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो एक अमेजिंग मोटिवेशन के साथ कि हर एग्जाम में हम होंगे कामयाब के साथ इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के 18th चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। देखो वैसा है कि प्रीवियस सेशंस में हमने क्लास 8 साइंस का जो 17th चैप्टर है स्टार्स एंड द सोलार सिस्टम हमने वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने उस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर लिया है। हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं और तो और हमने इन-टेक्स्ट एक्टिविटीज़ को भी कर लिया है डिस्कस। तो अब बारी आती है एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने की, और ये न्यू चैप्टर कौन सा है भाई? ये है अपना पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो बेसिकली आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे, डिस्कस करने होंगे, समझने होंगे। सो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम अपने न्यू चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, चलो तो आज के सेशन को हम स्टार्ट कर ही लेते हैं एकदम प्रॉपरली। अब देखो, इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो होने वाली है इसके फर्स्ट टॉपिक के साथ, और फर्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? वो होने वाला है पोल्यूशन। कौन सा? पोल्यूशन। देखो इस पूरे चैप्टर में ना हमको 2 टाइप के पोल्यूशन पढ़ने हैं, एक तो एयर पोल्यूशन और एक वाटर पोल्यूशन। लेकिन एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को समझने के पहले हमें यह समझना होगा कि एग्जैक्टली इस पोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो डिटेल में तो हम अपने नेक्स्ट सेशन से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ इस सेशन में मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि पोल्यूशन का मतलब क्या होता है। पोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में ना कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस या कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, और प्रेजेंट भी कैसे हैं? तो कुछ ज़्यादा ही आप बोल सकते हो कि हाई कॉन्सेंट्रेशंस में। आई बात समझ में कि पोल्यूशन का मतलब क्या है? कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस या पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, और कैसे प्रेजेंट हैं? तो हायर कॉन्सेंट्रेशंस में, यानी कि हाई अमाउंट्स में। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम सबको पता है कि पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। हम बोलते हैं कि जल ही जीवन है, तो पानी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये बात हम सबको पता है। अब हमारे पास पानी है, उस पानी में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। अब अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस स्मॉलर क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट हैं तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसी पानी में अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, तो क्या होगा? वो पानी खराब हो जाएगा, उस पानी की जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो जाएगी, वो पानी इतना पोल्यूटेड हो जाएगा कि उस पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी कि पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है, उनके लिए पानी में रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। जो एक्वेटिक लाइफ है, आप बोल सकते हो कि पानी में जो रहने वाले जीव जंतु है ना, वो पानी में रह ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिकली वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। आई बात समझ में? और ऐसे ही पोल्यूटेड वाटर को अगर हम ह्यूमन बीइंग्स ने या किसी दूसरे एनिमल ने कंज्यूम कर लिया, तो उनके लिए भी क्या होगा? काफ़ी घातक साबित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पानी में आप बोल सकते हो कि पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो सिर्फ जो एक्वेटिक लाइफ है वही सफ़र करेगी ना। अरे ऐसे पोल्यूटेड वाटर को अगर हमने कंज्यूम करा या किसी दूसरे एनिमल ने कंज्यूम करा, तो उसके लिए भी वो उतना ही क्या होगा? इक्वली घातक होगा। आई बात समझ में? तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है पोल्यूशन को, कि पोल्यूशन क्या होता है, कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस, कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। वो भी कैसे प्रेजेंट हैं? तो आप बोल सकते हो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन में, हायर अमाउंट्स में प्रेजेंट हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन बोलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हमको 2 टाइप के पोल्यूशन पढ़ने हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। किसकी बात करेंगे? एयर पोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है ना।
एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है? वही वाली बात है ना कि जैसे कि हमने वाटर पोल्यूशन का भी एग्जाम्पल लिया था। अब आप एयर पोल्यूशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि हवा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हम सबको पता है, ठीक है ना। इस समय जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ? अरे बिल्कुल ले रही हूँ, मना मत करना। तो इस समय जो मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ, ब्रीदिंग के दौरान मैं कर क्या रही हूँ, मैं ऑक्सीजन इनहेल कर रही हूँ और मेरे बॉडी सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं बोलते बोलते क्या कर रही हूँ, एक्सहेल भी करती जा रही हूँ। अब ये जो ऑक्सीजन का इनटेक है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है, ये मैं कैसे कर पा रही हूँ? क्योंकि मेरे आसपास क्या है, एयर है, मेरी सराउंडिंग एयर है और इस एयर में ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। अब अगर अज्यूम करो कि हमारी एयर में ऑक्सीजन ही ना हो तो आप बोलोगे कि मैम उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर एयर में ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन का मास्क लगा लो, सिलेंडर यूज कर लो। लेकिन एक बात बताओ, उस सिलेंडर में जो ऑक्सीजन है वो कौन भर के जाता है? चलो भर तो दिया, लेकिन कहां से भर के आती है वो ऑक्सीजन? तो ये जो हमारी सराउंडिंग एयर है ना, जब आप क्लास 9th में पहुंचोगे तो वहां पर आप ये चीज समझोगे कि कैसे सराउंडिंग एयर से ऑक्सीजन को निकाला जाता है और निकाल करके उसको निचोड़ करके सिलेंडर में पैक किया जाता है। तो ये जो सिलेंडर्स में ऑक्सीजन आती है, ये कहां से आ रही है ऑक्सीजन? जो सराउंडिंग एयर है ना, इसी सराउंडिंग एयर में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको निचोड़ करके सिलेंडर में डाल दिया जाता है। ये क्लास 9th में समझोगे आप, मैं ही पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हमको पता है कि हमारी मतलब इस छोटे से एग्जांपल से हमको समझ में आ गया कि एयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका हमारी लाइफ में, है ना। तो अब इस एयर में आप बोल सकते हो कि कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस आ गए, कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस आ गए जो कि एयर की क्वालिटी को डिटोरिएट कर रहे हैं, एयर की क्वालिटी को बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि जो एयर है वो पल्यूट हो रही है और ऐसी पल्यूटेड एयर को अगर हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, तो फिर पता है क्या होने वाला है? तरह तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे। आपने देखा होगा कि कई बार टीवी चैनल्स पर, जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वहाँ पे न्यूज़ आती है। अगर आप पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो वो भी बहुत अच्छी हैबिट है। आपने देखा होगा कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं, स्पेशली दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये बहुत ही क्राउडेड सिटीज़ हैं, यानी कि काफ़ी डेंस पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है दिल्ली में, मुंबई में, है ना। अब जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी पॉपुलेशन की डिमांड भी होगी। भाई आज के ज़माने में आज हर किसी के घर में क्या है, एक गाड़ी तो होती ही है। मैं साइकिल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टू व्हीलर की बात कर रही हूँ। कार किसी के पास हो ना हो, लेकिन टू व्हीलर तो होती ही होती है। अब ये बताओ, जब वो गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट निकलेगा। ये जो एग्जॉस्ट निकलता है ये बेसिकली कहाँ जाता है? हमारी सराउंडिंग एयर में ही जाता है। और इस सराउंडिंग एयर में जाकर के बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी सराउंडिंग एयर है वो पल्यूट हो जाती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो कुल मिलाकर के सीधी सी बात है, एक सिटी में अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में इतनी डेंस पॉपुलेशन है, जितने वहां पे लोग रहेंगे उतनी उन लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, उतनी उन लोगों की नीड्स होंगी। हर एक घर में क्या होगा, एक ना एक गाड़ी होगी, और जितनी गाड़ियां चलेंगी उतना क्या होगा, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट निकलेगा, और ये एग्जॉस्ट कहां जाएगा? सराउंडिंग एयर में जाएगा, और एयर को जाकर के उसकी क्वालिटी को डिटोरिएट करेगा। और ऐसी सराउंडिंग एयर, अब भाई जब हवा ही खराब हो गई तो दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो सांस लेने के लिए कहां जाएगी? अरे जहां है वहीं तो रह करके सांस लेगी ना, यानी कि दिल्ली के लोग दिल्ली में ही रह करके सांस लेंगे। लेकिन वो जो इनहेल कर रहे हैं वो क्या है? एक पल्यूटेड एयर है। उस एयर में बहुत सारे क्या है, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जो कि अगर इंसान की बॉडी के अंदर चले गए ब्रीदिंग के टाइम पे, तो क्या हो सकता है? तरह तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कभी आप बोल सकते हो कि फ्लू हो रहा है, ठीक है, कभी बेवजह खांसी आ रही है, कभी कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, कभी कहीं सूजन आ रही है, कुछ ना कुछ तो आप बोल सकते हो कि चल ही रहा है। तो आपने देखा होगा कि जब पॉपुलेशन, स्पेशली आप बोल सकते हो कि जब दिवाली का टाइम आता है, दिवाली में ऑब्वियसली बात है पटाखे वगैरह फूटते हैं, तो जो फायर क्रैकर्स होते हैं उनसे बहुत पोल्यूशन होता है। एक सिंपल सा वो जो सुतली बॉम्ब होता है, अगर आप वो जला दोगे इतना धुआं उड़ता है कि पूछो नहीं, और उसकी जो स्मेल है, उसका जो धुआं है वो बहुत देर तक जो है हवा में रह जाता है। दिवाली के टाइम पे वैसे देखा जाए तो काफ़ी ठंडक मतलब आ जाती है रात के समय, लेकिन दिवाली के दिन और दिवाली के नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि 2-3 दिन जो हवा है
उसमें थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है। आई बात समझ में कि दिवाली जब तक आती है तब तक मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता है, रातें ठंडी हो जाती हैं। लेकिन जहां दिवाली आई, दिवाली का दिन आया और दिवाली के नेक्स्ट 2 डेज ले लेना, एक अजीब सी गर्माहट आ जाती है एटमॉस्फेयर में, हवा में। क्यों? क्योंकि दिवाली के दिन जितने भी फटाके फूटते हैं, उन फटाकों से जो भी धुआं निकलता है वो पूरा का पूरा धुआं कहाँ जाता है? हमारी सराउंडिंग एयर में ही घूमता रहता है। और इस धुएं के कारण जो पूरी हवा है वो गर्म हो जाती है, उसकी ठंडक चली जाती है। वैसे मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन क्योंकि हमने पोल्यूशन जितना ज्यादा क्रिएट किया, इतनी सारी हार्मफुल गैसेस निकली, इतना धुआं निकला कि धुएं से, गैसेस से जो एयर है वो गर्म हो गई। ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि मेट्रो सिटीज में स्पेशली जब दिवाली वगैरह का टाइम आता है तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं? मास्क लगा करके स्कूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हवा इतनी ज्यादा पोल्यूटेड हो जाती है कि उस दूषित हवा को सांस लेने में ही क्या होता है? इंसान को दिक्कत हो जाती है, तरह तरह की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस सामने निकल करके आते हैं। तो कुल मिलाकर के इसे हम बोलते हैं क्या? एयर पोल्यूशन। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने अपकमिंग सेशंस में जाएंगे ना, तो वहां पे हम पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को डिटेल में समझेंगे। क्यों? एयर पोल्यूशन बस इतना नहीं है, हमको एयर पोल्यूशन में और भी कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने। कौन कौन से? जैसे कि सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, कि भाई एयर पोल्यूशन के सोर्स क्या हैं। जैसे कि एक सोर्स तो मैंने आपको गिना दिया, कौन सा? फटाके। कुछ नहीं तो न्यू ईयर मनना है, क्रिसमस मनना है, दिवाली मननी है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली। इंडिया जो है ना, कोई क्रिकेट मैच जीत गई है तो क्या हो रहा है? फटाके फूट रहे हैं। शादियां हो रही हैं, उसमें जो है ना फटाके फूट रहे हैं। तो बेसिकली ये जो फायर क्रैकर्स हैं, इनकी जो बर्निंग होती है, ये क्या है? एक बहुत ही मेजर सोर्स है एयर पोल्यूशन का। इसके अलावा अब वही वाली बात है ना कि पॉपुलेशन की डिमांड इतनी बढ़ रही है कि आप बोल सकते हो कि तरह तरह की फैक्ट्रीज बनती जा रही हैं। इन फैक्ट्रीज में सामान मैन्युफैक्चर होता है तो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट निकलता है। ये जो एग्जॉस्ट है ये बेसिकली कहाँ जाता है? सराउंडिंग एयर में जाकर के ही मिक्स हो जाता है। इंडस्ट्रीज तो तरह तरह की रहती है ना, पेस्टिसाइड्स बन रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स बन रहे हैं, प्लास्टिक बन रहा है, प्लास्टिक की आइटम्स बन रहे हैं, ठीक है ना। रिफाइनरीज होती हैं, कोल, पेट्रोलियम रिफाइनरीज वगैरह वगैरह। तो इन सब से जो भी एग्जॉस्ट निकलता है वो कहाँ जाता है? सराउंडिंग एयर में जाता है। तो ये क्या हो गया? एक मेजर सोर्स हो गया एयर पोल्यूशन का। इसके अलावा हमारी जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, हमारी जो गाड़ियां होती हैं, उनसे निकलने वाला जो एग्जॉस्ट है वो भी क्या है? एयर पोल्यूशन का सोर्स है। तो इसके अलावा आप बोल सकते हो कि और भी कुछ हार्मफुल मतलब सोर्सेज होते हैं एयर पोल्यूशन के, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। फिर इसके अलावा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एयर पोल्यूशन, एक तो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तक क्या करते हैं? बेचारे मास्क लगा करके स्कूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका होता है हवा में कि पॉल्यूटेड हवा अगर इनहेल कर ली तो नुकसान किसको होगा? इंसानों को ही होगा। बुजुर्गों को तो घर से बाहर ही नहीं भेजा जाता है कि भाई आप बाहर जाके करोगे क्या, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ओल्ड एज में आप बोल सकते हो कि शरीर थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो अगर ऐसी पॉल्यूटेड एयर बूढ़े लोगों ने इनहेल कर ली तो उनके लिए और बड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है। तो ये हमें कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ने किसके? एयर पोल्यूशन के। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे एसिड रेन की। एसिड रेन का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सराउंडिंग एयर में आप बोल सकते हो कि कुछ पॉइजनस गैसेस आ गई हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप बोलोगे मैम कार्बन डाइऑक्साइड? अरे कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर का कॉम्पोजिशन बनाती है, बिल्कुल बनाती है, लेकिन ये जो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये सही नहीं है ना। आगे जाकर के इस चैप्टर में हम बकायदा पूरा एयर का कॉम्पोजिशन भी पढ़ेंगे कि एयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं और किस किस कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन जरूरत से ज्यादा ही एक्सीड कर गया तो वो भी तो सही नहीं है ना, कि माना कि हमारे सराउंडिंग एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर कुछ ज्यादा हो जाएगी तो वो भी क्या होगा? एयर पोल्यूशन ही होगा। तो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ क्या है? हार्मफुल गैसेज हैं, है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब की सब क्या है? हार्मफुल गैसेज है। अब क्या हुआ? ये सराउंडिंग एयर में चली गई। अब एयर में आप बोल सकते हो कि जो गैसेज हैं वो कहाँ जा रही हैं? ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हैं। अब क्या हुआ? बारिश होने वाली है, बारिश हुई, बारिश से क्या हुआ? पानी नीचे आया। अब जिस समय बारिश का पानी नीचे आ रहा है उस समय सराउंडिंग एयर में ये जो हार्मफुल गैसेज है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी के सभी गैसेस पता है क्या करती है? बारिश के पानी के साथ जाकर के मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश का पानी जमीन पे टच हो चुका है ना,
अभी जो बारिश का पानी है वो अभी आप बोल सकते हो कि अर्थ के सरफेस पर नहीं आया है, अर्थ की सरफेस पर जो बिल्डिंग वगैरह है उस पर नहीं पड़ा है, अभी बारिश का पानी ऊपर ही है, एटमॉस्फेयर पे ही है। तो एटमॉस्फेयर के लेवल पर ही बारिश के पानी से क्या होता है, ये हार्मफुल गैसेस जाकर के मिल जाती हैं। अब आप बोलोगे कि मैम मिल जाने तो क्या बड़ी बात हो गई? अरे बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? कि अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो गैसेज हैं पानी के साथ मिलती हैं तो बना लेती हैं क्या? नाइट्रिक एसिड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिल जाते तो क्या बना लेता है? कार्बोनिक एसिड। अगर सल्फर ऑक्साइड की गैसेस पानी के साथ में मिलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह अगर पानी के साथ बेसिकली आप बोलते हो कि मिल जाती हैं तो क्या बना लेती हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि बारिश के पानी में तीन टाइप के एसिड्स आ चुके हैं। कौन कौन से? सल्फ्यूरिक, कार्बोनिक एंड नाइट्रिक एसिड। अब क्या होगा? अब जब बारिश का पानी गिरेगा तो उस बारिश के पानी में पानी तो होगा, लेकिन ये तीन जो एसिड्स मैंने आपको गिनाए हैं वो भी होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो बारिश का पानी, कहने को तो बारिश का पानी कैसा होता है? मीठा पानी होता है। लेकिन जब बारिश का पानी आ रहा है अब, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है, एयर पॉल्यूशन, कि अब जो बारिश का पानी आ रहा है उस बारिश के पानी में तीन टाइप के एसिड्स मिक्स्ड हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो होगा क्या? वो जो बारिश का पानी है ना वो बेसिकली एसिडिक वाटर बन जाएगा। यानी कि उस बारिश को अब हम क्या बोलेंगे? एसिडिक रेन बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। और जहां जहां ये बारिश वाला पानी, एसिड वाला पानी गिरेगा वहां वहां क्या होगा? हमें इल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमको पता है कि जो हमारी मिट्टी होती है उस पे पौधे उगते हैं, लेकिन मिट्टी के लिए भी जो है ना, मतलब पौधों को उगने के लिए भी मिट्टी का एक सर्टेन पीएच इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि एसिड रेन गिर गई तो मिट्टी का जो पीएच है वो बेसिकली क्या हो गया? एसिडिक हो गया। पौधों को उगाने के लिए मिट्टी का पीएच आप बोल सकते हो कि अल्कलाइन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि एसिड रेन आकर के गिर गई तो पीएच क्या हो गया? कम हो गया। यानी कि जो मिट्टी है वो एसिडिक बन गई। अब ऐसी एसिडिक आप बोल सकते हो कि मिट्टी में, ऐसी एसिडिक सॉइल में क्या पौधे उग पाएंगे? बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यानी कि अच्छी खासी जमीन थी वो क्या हो गई? बंजर हो गई। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि यही जो बारिश का पानी है, एसिड रेन, ये जो हमारी जो नदियां होती हैं उनके पानी में जाकर के मिक्स हो जाता है। अब जब मिक्स हो रहा है तो नदी का जो पानी है, कहने को नदी का पानी कैसा होता है? मीठा होता है। लेकिन जब उसमें एसिड रेन जाकर के मिल रही है तो अगेन पानी का जो पीएच है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो बेचारे पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो क्या कर रही है? सफर कर रही है। भाई मछलियों को कोई शौक नहीं होता है एसिड रेन वाले पानी में रहने का, लेकिन क्योंकि बारिश का पानी कैसा है? एसिड वाला है, और यही पानी उनके नदी के पानी में आकर के मिक्स हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? पानी का पीएच गड़बड़ हो रहा है। तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो क्या कर रही है? सफर कर रही है। आई बात समझ में? इसके बाद में हम ताजमहल का केस भी देखेंगे। जो ताजमहल है वो आप बोल सकते हो कि पूरा मार्बल का बना हुआ है। पहले के जमाने में जो ताजमहल है ना वो एकदम व्हाइट कलर का होता था, एकदम प्योर व्हाइट। लेकिन अब जब आप ताजमहल विजिट करोगे, हो सकता है आपने किया भी हो, तो वो थोड़ा सा पेल येलो हो चुका है। क्यों? वही वाली बात है ना कि एसिड रेन आकर के गिरती है। अब ये जो एसिड रेन है तो ताजमहल का जो मार्बल है, ताजमहल का जो मार्बल है, उस मार्बल को ये एसिड रेन क्या कर रही है? करोड कर रही है। तो धीरे धीरे जो मार्बल है उसका, ताजमहल का, वो क्या हो रहा है? सड़ता जा रहा है, बेसिकली वो गल रहा है, और इसके कारण कुछ येलो, पेल येलो होता जा रहा है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि ताजमहल कहाँ है? आगरा में है ना, तो मथुरा साइड में आप बोल सकते हो कि ऑयल रिफाइनरी है। वहां से क्या होता है? बहुत सारा एग्जॉस्ट निकलता है, और वो उस एग्जॉस्ट में आप बोल सकते हो कि बहुत स्मोक होता है, बहुत डस्ट वगैरह होती है, और ये पूरा का पूरा जो स्मोक है ये कहाँ आता है? ताजमहल के ऊपर आकर के बिछ जाता है। तो उस स्मोक के कारण जो ताजमहल है वो भी कैसा हो रहा है? बेसिकली उसका जो मार्बल है वो डिटोरिएट हो रहा है। तो कुल मिलाकर के एसिड रेन ले लो, एसिड रेन क्या कर रही है? हमारे मॉन्यूमेंट्स को खराब कर रही है। मॉन्यूमेंट्स के जो मार्बल है उसको क्या कर रही है? आप बोल सकते हो कि डाइजेस्ट कर रही है एसिड रेन, एसिड का पानी, मतलब एसिड रेन का वाटर। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट है वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी क्या कर रहा है? हमारे मॉन्यूमेंट्स को का जो कलर है वो खराब कर रहा है। फिर इसके बाद में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखो, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि सन की जो भी सनलाइट आई वो अर्थ की सरफेस पर टकराई। अब जितनी रिक्वायरमेंट थी अर्थ के सरफेस पर, वो आप बोल सकते हो कि अर्थ ने अपने पास रख ली, अर्थ के सरफेस पर, ठीक है ना। अब जो एक्सेस में जो सनलाइट होती है उसको, जैसे कि ये क्या है? अर्थ है, और यहाँ पे क्या हुआ? सनलाइट आई। सनलाइट आई, अर्थ के सरफेस से टकराई,
और जितनी जरूरत है उतनी अर्थ के सरफेस पर रही सनलाइट, बाकी की जो एक्सेस सनलाइट है वो बेसिकली क्या हो गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अरे सनलाइट आई, अर्थ के सरफेस से टकराई और टकराने के बाद में क्या हुआ, उसका रिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि जो सनलाइट है वो आप बोल सकते हो कि वापस ऐसे जाने लग गई। अब क्या होता है कि जितनी हमारे अर्थ को, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को सन की सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, उतनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या अभी मैंने बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बनाई है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, ये पता है क्या करती है, जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस से जा रही है ना स्पेस में, उस रिफ्लेक्टेड सनलाइट को ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर ट्रैप कर लेती है कि ना तुम वापस नहीं जा रही हो। आई बात समझ में, कि जो भी सनलाइट आई वो अर्थ के सरफेस से टकरा गई, जितनी रिक्वायरमेंट थी अर्थ के सरफेस पर उतनी रिक्वायरमेंट को, मतलब उतने हिसाब से जो है ना सनलाइट की हीट को रखा गया, बाकी की जो एक्सेस सनलाइट थी उसको बाहर वो बेसिकली रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है इसको क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर ट्रैप कर लेगी। क्यों कर लेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बोलती है कि अभी तो केवल अर्थ के सरफेस की रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हुई ही नहीं है। इसका मतलब क्या, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर ने सनलाइट को ट्रैप किया है, वो ट्रैप्ड सनलाइट क्या करती है, बेसिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म बनाती है ताकि हम इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर पाएं। लेकिन अब क्या हो रहा है, लेकिन आप बोल सकते हो कि अब क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। अब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, अभी तो लेयर पतली थी, अब क्या हुआ, पोल्यूशन बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी। इस कार्बन डाइऑक्साइड से हुआ क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है वो क्या हो गई, मोटी हो गई। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी लेयर हुई है ये क्या करेगी, अब और ज्यादा रिफ्लेक्टेड सनलाइट को ट्रैप करेगी। देखो ऐसा है, सनलाइट आई, जितनी जरूरत थी अर्थ के सरफेस पे उतनी रखी गई, उसकी हीट बाकी रिफ्लेक्ट कर दी गई। जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है, उस रिफ्लेक्टेड सनलाइट में से भी अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए जितनी हीट चाहिए है उतने हिसाब से जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है उसमें से भी हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर क्या करती है, रिफ्लेक्टेड सनलाइट में से भी आप बोल सकते हो कि रिक्वायर्ड अमाउंट में सनलाइट को ट्रैप कर देती है। बाकी की जो और भी बची हुई सनलाइट है फिर उसको दोबारा से स्पेस में भेज देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जितनी रिफ्लेक्टेड सनलाइट आ रही है उस पूरी सनलाइट को ट्रैप करे दे रही है। अब क्या हो रहा है कि अब ज्यादा सनलाइट ट्रैप हो रही है, यानी कि इस ज्यादा सनलाइट के ट्रैपिंग से हो क्या रहा है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है अब वो कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। मैं ये मानती हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है कि जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है उसको ट्रैप करके, लेकिन अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है तो जो ट्रैपिंग हो रही है रिफ्लेक्टेड सनलाइट की वो भी कुछ ज्यादा ही हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, अरे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं कि नहीं पिघल रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज पढ़ी थी कि ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक जो मुंबई वगैरह है ना ये पूरा समुद्र में डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर्स का जो पानी है वो कहाँ आ रहा है, समुद्र में आ रहा है। तो समुद्र के लेवल का जो पानी है वो क्या, मतलब समुद्र का जो वाटर लेवल है वो बेसिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं वो क्या होने वाले हैं, समुद्र में ही डूबने वाले हैं। ऐसा प्रेडिक्शन की गई है 2050 के एंड तक जो मुंबई वगैरह है वो समुद्र में डूब जाएगा। अब बताइए जरा, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे आप बोल सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। डिटेल में समझाऊंगी मैं आपको इन दोनों टॉपिक्स में, अभी तो बेसिक समझाया है। फिर इसके बाद में अब एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे करेंगे वो हमें सीखना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ताजमहल जो है ना करोड हो रहा है, मतलब ताजमहल का जो मार्बल है वो क्या हो रहा है, करोड हो रहा है एयर पोल्यूशन के कारण और एसिड रेन के कारण। तो बहुत पहले जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं गई थी एक बार आगरा ताजमहल को देखने के लिए। तो उस समय पहली बार वहां पे हमने सीएनजी से चलने वाली बस देखी थी। क्यों, क्योंकि जो सीएनजी है भाई, गवर्नमेंट अब जो है ये लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई जो ताजमहल है उसका जो मार्बल है उसको हमें बचाना है। कैसे बचाएंगे,
कोई छोटी बहुत चीज तो है नहीं कि उसको हमने क्या करा है, कवर कर दिया है। अब इतना बड़ा मॉन्यूमेंट है, उसको कैसे कवर किया जाए, नहीं किया जा सकता। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई गाड़ी तो चलेगी, लेकिन अब ऐसी फ्यूल पे गाड़ी चलाओ जिससे फ्यूल से आप बोल सकते हो कि पोल्यूशन थोड़ा कम हो। एक क्लीनर फ्यूल जो है ना यूज करो। याद करो, हमने पहले भी पढ़ा है पेट्रोल वाले चैप्टर में, जो सीएनजी है वो क्या होता है, एक क्लीनर फ्यूल होता है, एक बेहतर फ्यूल होता है। तो सबसे पहले बहुत, मेरे ख्याल से 10-12 साल, 15-20 साल हो चुके हैं, तब मैं गई थी और मैंने देखा था वहां पे सीएनजी ड्रिवन बसेस थी, सीएनजी से चलने वाली बसेस, जिनसे आप बोल सकते हो कि पोल्यूशन कम होता है। अब अगर पोल्यूशन कम होगा तो फायदा किसको होगा, ताजमहल के मार्बल को ही होगा, वो कम करोड़ होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आर रोल इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। तो हमारा भी तो कुछ ना कुछ, भाई हम इस देश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं कि नहीं रहते, तो बेसिकली हमारा भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। आई बात समझ में? चलिए, फिर इसके बाद में इतना पढ़ने के बाद में हम आएंगे कहाँ, वाटर पोल्यूशन के ऊपर। वाटर पोल्यूशन भी हम समझेंगे कि भाई पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, वही वाली बात है ना कि पेस्टिसाइड्स वगैरह बन रहे हैं इंडस्ट्रीज में आप बोल सकते हो कि फैक्ट्रीज में जो गंदा पानी है, जो उनका वेस्ट वाटर है, वो वेस्ट वाटर आप बोल सकते हो कि उसको बहा दिया जाता है कहाँ, नदियों के पानी में। देखा जाए तो नदी का पानी अपने आप में बहुत जो है ना साफ होता है, लेकिन अब जगह जगह से जो है ना इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट वाटर है वो निकल करके अगर रिवर, जो नदी का पानी है, रिवर वाटर है, उसमें आकर के मिक्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो रिवर वाटर है, जो पानी है नदी का, वो खराब होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होंगे वाटर पोल्यूशन के, हम वो देखेंगे। पोल्यूशन ऑफ रिवर गंगा। भाई गंगा नदी हमारे लिए बहुत महत्व रखती है, उसको तो हम एक माता का दर्जा जो है ना दर्जा दे चुके हैं, उसकी वैल्यू, उसकी सिग्निफिकेंस बहुत है हमारी लाइफ में। लेकिन इस रिवर, आप बोल सकते हो जो गंगा रिवर है, इसका भी पानी इतना ज्यादा प्रदूषित है कि जिसकी कोई हद नहीं। क्यों हो रहा है पोल्यूशन, वो हम देखेंगे। कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन, कि हम वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट क्या होगा, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, ड्रिंकेबल वाटर, यानी कि वो वाला पानी जो कि हम पी सकते हैं। देखा जाए तो अर्थ पर, प्लैनेट पे आप बोल सकते हो कि पानी की कमी नहीं है। अभी तो बताया मैंने आपको कि ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। अब अगर ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो जो पानी आएगा, अरे भाई बर्फ पिघलेगी तो पानी तो बनेगा ना। ये पानी कहाँ जा रहा है, ओशियंस में ही जाकर के मिल रहा है, समुद्रों में ही जाकर के मिल रहा है, जिसके कारण समुद्र का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो देखा जाए वैसे तो पानी की कमी नहीं है, लेकिन जो पोर्टेबल वाटर है, जो ड्रिंकेबल वाटर है, उसकी कमी है हमारे प्लैनेट अर्थ पर। समुद्र का पानी इतना खारा होता है कि हम वो पीने लायक नहीं होता है। आई बात समझ में? तो बेसिकली हमें पोर्टेबल वाटर की भी जो सिग्निफिकेंस है वो समझनी होगी। तो कुल मिलाकर के हमें अपने चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, और जैसा कि आपको टॉपिक्स को पढ़ करके ये समझ में आया होगा कि ये चैप्टर पूरा कैसा है, जनरल अवेयरनेस पर है, कि जितना खुद को जो है ना आप, मतलब ये जितना चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा उतने आप क्या होंगे, अवेयर होंगे। और अगर आप अवेयर होंगे तो आप अपनी पूरी सोसाइटी को क्या कर सकते हो, अवेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक होगा पोल्यूशन, वो हम निपटाएंगे। ठीक है ना। तो तब तक आप करोगे क्या, विजिट करो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे विजिट करोगे, तो गूगल पे जाकर के टाइप करना magnetbrains.com। जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज, जहां पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। इसी पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहां पर आपको जाना है कहां, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के टॉपिक पर, मतलब ऑप्शन पर। जैसे इस ऑप्शन पे जाओगे तो आपको अलग अलग क्लासेस दिखाई देने लग जाएंगी। हम क्या कर रहे हैं, हम तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, क्लास 8 के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही क्लास 8 के ऑप्शन पे जाएंगे तो क्लास 8 के हमें यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे, जैसे कि साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, सब कुछ है ना, सोशल साइंस भी सब कुछ है। तो हमें देखना है क्या, क्लास 8 की साइंस। तो हम कैसे देखेंगे, क्लास 8 साइंस के ऑप्शन पे जाकर के क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये वाला पेज खुल करके आ जाएगा, जहां पे लिखा रहेगा क्लास 8 साइंस बुक बाय विभूति खरे। अब
हमने क्लास 8 साइंस के 17 चैप्टर्स कर लिए हैं। ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस हमारा कवर हो चुका है, बस एक लास्ट चैप्टर बचा है जिसको कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर ही चुके हैं आज के इस सेशन से, ठीक है ना। तो आपको लगा है कि मैम हमको तो एक बार क्या चाहिए, सिलेबस ओवरव्यू चाहिए कि हमें क्लास 8 साइंस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले आपके सामने आएगा क्या, सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको रियलाइज हुआ है कि मैम हमको तो क्या करना है, आज से ही फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। कौन सा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कैसे पढ़ोगे, तो इस वीडियो के नीचे यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने क्लास 8 साइंस के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पहला लेक्चर खुल करके आ जाएगा। और कुछ इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन को क्लिक करते जाना और नए लेक्चर्स देखते जाना। तो फायदा क्या होता है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने का, कि यहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं। सभी टॉपिक्स के यहाँ पे आपको होते हैं नोट्स भी अवेलेबल, प्लस यहाँ पर आपको किसी भी तरह के अनोइंग एड्स भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा अब तो आप बोल सकते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी स्टार्ट हो चुका है। कैसे ढूंढोगे, कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है। यूट्यूब पे जाकर के टाइप करना क्या, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे, आपके सामने खोल जाएगा क्या, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल। तो इस चैनल को उन बच्चों तक, उन फ्रेंड्स तक, उन अपने छोटे भाई बहन तक पहुंचाओ जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं। जैसे कि आप मैग्नेट ब्रेन से पढ़ाई कर रहे हो इंग्लिश मीडियम में, वैसे ही आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे, कुछ नेबर्स ऐसे होंगे, कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ते होंगे। तो उनको भी मैग्नेट ब्रेन्स का ये जो हिंदी चैनल है वो उन तक जो ना पहुंचाओ, ताकि उनको भी पढ़ाई में फायदा हो। तो सीधी सी बात है ना, अब तो मैग्नेट ब्रेन्स के पास इंग्लिश मीडियम से लेकर के हिंदी मीडियम तक के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फिर देरी किस बात की है भाई, विजिट करो क्या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.